अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं जा रही हूँ कोलकाता ताशीर, और आज आपको लाइव सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। विज़िट वीज़ा, कौन से मिशन से अप्लाई करना चाहिए, कौन से मिशन में कितना टाइम लग रहा है, क्या चार्जेस लग रहे हैं रेसिडेंट वीज़ा के, और वो जो एक मिसकंसेप्शन है ना सोशल मीडिया पे कि वो ज़बरदस्ती करते हैं लाउंज लेने के लिए, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में पता चलेंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। मैं टाइम टू टाइम हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि आपके काम आने वाली है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उसमें से एक चीज़ आती है अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट या ट्रेन। लेकिन मजबूरी एक चीज़ होती है। 11:45 का मेरा अपॉइंटमेंट था। अगर मैं सुबह नहीं निकलती और 6:05 की ट्रेन नहीं लूँ तो मैं 10:30 तक कोलकाता नहीं पहुँचूँगी, और अगर 10:30 तक मैं कोलकाता नहीं पहुँची तो 11:45 में ताशीर नहीं पहुँचूँगी। सो लेट्स सी, ना तो मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रिंटेड है, 6 बज चुका है, 6:05 की मेरी ट्रेन है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ट्रेन भी पकड़ पाऊँगी कि नहीं, और अगर ट्रेन छूट गई तो मेरी रिटर्निंग भी है, वो भी ट्रेन की टिकट ज़ाया हो जाएगी। सो लेट्स कम विथ मी एंड सी कि मैं क्या कुछ कर पाती हूँ और कैसे कैसे हो पाता है। इस जर्नी को आप भी मेरे साथ इंजॉय करिए। तो ये थी स्टील ट्रेन, वंदे भारत नहीं थी इस टाइम पे, अदरवाइज मैं वंदे भारत ही लेती। एक बहुत बुरी चीज़ लगती है मुझे मुझे ऑब्सेशन है एक चीज़ से, वो है क्लीन बाथरूम। हाँ, ऐसा नहीं है कि क्लीन नहीं है, मगर वंदे भारत का बाथरूम जो है वंदे भारत का है। विंडो सीट थी मेरी, बस मैं आकर के बैठ गई अपनी सीट पे। ये टीटी हैं, ये आकर के सबकी सीट चेक करते हैं एंड टिकट चेक करते हैं। तो बस आपको मैंने ये दिखा दिया, और यहाँ से बस ट्रेन निकल पड़ी थी। जस्ट मैं 2 मिनट पहले ट्रेन में पहुँची हूँ, और ये खूबसूरत सी सुबह मैं बस सो गई थी बिकॉज अर्ली मॉर्निंग एज आई सेड यू। एंड देन फर्दर मूविंग अहेड, ये मैं पहुँच गई थी हावड़ा रेलवे स्टेशन, और टाइम हो रहा था लाइक 10:45। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं ताशीर पहुंचने के लिए अपने अपॉइंटमेंट के टाइमिंग से, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ से निकल रही हूँ, यहाँ से मुझे कैब करना है, एंड देन कोलकाता का हेवी ट्रैफिक, बस अल्लाह रहम करे। एंड ये है आइकॉनिक कोलकाता की टैक्सी, जो कि बहुत रेयर अब नज़र आती है। तो बस मैं चलती हूँ, कैब करती हूँ, और देखती हूँ कि कितना लेट मैं पहुँचूँगी। तो बस ये समझ लें कि मेरे पास अब अपॉइंटमेंट वाली टाइमिंग तो नहीं बची है ताशीर पहुँचने के लिए। बस मैं निकल पड़ी हूँ कैब करके। ये है कोलकाता का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है, मतलब बंदा थक जाए। इस वक्त मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि अगर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट को सबमिट करने से मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी। मुझे यहाँ से रिटर्न जाना है, मेरी फ़्लाइट टिकट हो चुकी है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 दिसंबर हो चुका है, अब मुझे रिटर्न जाना है 18th को। इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ अगर उन्होंने मना कर दिया। बस मैं दुआ कर रही थी। एंड ये है हावड़ा ब्रिज, आप देख लें, ये बड़ा प्यारा सा है। बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में बना है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत और बड़ा टिकाऊ बनाया है। आज की सरकार तो बस क्या बनाती है और क्या बिगाड़ती है। एनीवेज, अल्लाह रहम करे। बस जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ, ये दुआ करती हुई कि अल्लाह वो बस मेरा डॉक्यूमेंट जल्दी से सबमिट हो जाए। ये है वो जगह जिसका नाम है शेक्सपियर सैरानी रोड, बिल्डिंग नंबर 25A, जहाँ सऊदी का वीज़ा स्टैम्प होता है। इस एरिया में बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़े स्टैम्प होते हैं, लाइक US, UK, सऊदी। सो एनीवेज़, उन्होंने कहा है, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ लेकिन हमेशा ये बिल्डिंग्स में कंफ्यूज हो जाती हूँ। बस आपको चलती हूँ और दिखाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जस्ट रिमेंबर द बिल्डिंग नेम 25A। तो बस आगे चल के उन्होंने कहा है कि जो 2 बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग है वही है सऊदी की बिल्डिंग। तो इस वक्त ऑलरेडी 12:45 हो चुका था। दैट मीन्स मेरे अपॉइंटमेंट का टाइम गुजर चुका है। आई डोंट नो, मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी, कहीं वो मुझे गेट से ही ना कह दें कि भाई आप वापस चली जाइए, हम आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करेंगे। बस भागते दौड़ते मैं पहुंच गई। ये देखिए, क्लियर मेंशन है वीज़ा सर्विस सेंटर फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना पासपोर्ट निकाल लें, साथ में ताशीर का जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो आप निकाल लें, वो चेक करेंगे अंदर। यहाँ से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई फर्दर। सेकंड फ्लोर पे ये बिल्डिंग है, तो लेट्स कम विथ मी, सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, एंड उसके बाद आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। एंड कि यहाँ से फर्दर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। तो बस लेट्स सी व्हाट गोइंग टू हैपन एंड आई विल लेट यू नो फर्दर। ओके, सो यहाँ के बाद रिकॉर्डिंग करना वॉज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब आप गेट पे जाते हो तो वो आपसे चेक करते हैं आपका पासपोर्ट और आपके अपॉइंटमेंट स्लिप जो आपने
ताशीर की अपॉइंटमेंट ली है वो। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये आती कि बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट होता है नॉर्मल में। मैं अपने टाइम से, जैसा कि मैंने बताया, मैं लेट पहुँची थी। मेरा अपॉइंटमेंट था 11:45 का, मैं अराउंड 1 o'clock पहुँची हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि आपका अपॉइंटमेंट तो 11:45 का था, आप 1 o'clock आई हो। आई सेड मेरा लॉन्च अपॉइंटमेंट है, सो जस्ट अलाउ मी टू गो। ओके, सो उन्होंने कहा कि ओके फाइन, यू कैन गो अहेड। उन्होंने पासपोर्ट चेक किया एंड देन उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया आगे जाने के लिए। सिर्फ पासपोर्ट एंड अपॉइंटमेंट उन्होंने देखा। करती हूँ तो उन्होंने चेकिंग किया, लाइक मुझे चेक किया एंड मेरे बैग को चेक किया एंड दे सेड प्लीज़ गो इनसाइड। जब मैं अंदर गई तो बिकॉज मेरा अपॉइंटमेंट लाउंज में था और बहुत सारे, नॉर्मल में ज़्यादा भीड़ थी, लाउंज में भीड़ नहीं होती है, ठीक है। तो जब मैं अंदर गई तो दे केम टू मी एंड दे सेड दैट कि आपका कौन सा वीज़ा है एंड डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो आप सबको पता है कि मेरा रेसिडेंट वीज़ा है। मैं अपना रेसिडेंट वीज़ा स्टैम्प करवाने गई हूँ। जब आप जॉब चेंज करते हो एंड व्हेन यू कम टू इंडिया और फिर आपका इंडिया से वीज़ा लगता है तो आपको रेसिडेंट वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है। रेसिडेंट वीज़ा भी आपका फिर से स्टैम्प होता है। तो मुझे रेसिडेंट वीज़ा अपना स्टैम्प करवाना था। तो उन्होंने कहा कि ओके फ़ाइन, मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स जब वो मुझसे मांग रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप पासपोर्ट दे दें मुझे, अपनी येलो स्लिप दें मुझे, आप अपना गमका का मेडिकल दें। एंड हेयर इज़ अ मिस्टेक, मैं अपने गमका का मेडिकल जो ओरिजिनल था उसकी हार्ड कॉपी नहीं लेकर के आई थी। गमका की मेरे पास ऑनलाइन जो रिसिट थी या फिर ऑनलाइन जो रिपोर्ट थी वो मेरे पास थी। तो मैंने उन्हें दिखाया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एम्बेसी सेंड करना होता है, तो आप गमका की रिपोर्ट ओरिजिनल मंगवाइए, अदरवाइज़ हम प्रोसेस नहीं करेंगे आपका पासपोर्ट एंड वीज़ा। नाउ द थिंग इज़ दैट कि मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे रिटर्न भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि एनी हाउ मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। वो तो एक बात हो गई। नेक्स्ट उन्होंने मेरी बेटी की पोलियो सर्टिफिकेट मांगी। तो सेम एज इट इज़ पोलियो, एक्चुअली मेरी बेटी वहीं पैदा हुई है, तो उसे जितना भी पोलियो है या एवरीथिंग उसे वहीं मिला है, जितने भी वैक्सीनेशन है उसके वहीं हुए हैं। बट उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये रिक्वायरमेंट है, इंडिया की पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने गमका करवाते वक्त मैंने पोलियो उन्हें कहा था अटैच करने के लिए, बट एपोस्टाइल नहीं है मेरा पोलियो। उन्होंने कहा कि इट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर द मुंबई एम्बेसी कि आपको एपोस्टाइल और सऊदी स्टैंप उस पर होना चाहिए, तो ही हम पोलियो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ से बैक वापस जाना एंड फिर से अटैच करना वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। तो अब सवाल ये है कि अब मैं करूँ क्या। मुझे, अगर मैं यहाँ से गमका की रिपोर्ट लेने जाऊँगी तो मुझे 1.5 आवर लग जाएगा एंड ऑलरेडी यहाँ पे मतलब सब कुछ करते करते 1:30 बज गया था। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट अगर अरेंज कर सकती हो तो वेल एंड गुड। अब बाकी आप वैक्सीनेशन अगर ऐसे ही देना चाहती हो विदाउट एपोस्टाइल, सो हम एक अंडरटेकिंग पेपर आपसे साइन करवाएंगे जिसमें ये मेंशन होगा कि हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी, फिर भी आप अपनी चॉइस से आपने डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं किया है और अपनी चॉइस से आपने डॉक्यूमेंट आगे सेंड किया है। तो उन्होंने ये सारी बातें कही। मैंने कहा कि मुझे टाइम दें, मैं सोचती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। फर्दर आई डिसाइडेड, वन ऑफ माई फ्रेंड स्टेज इन कोलकाता, मैंने कहा कि आप जाकर के मेरी गमका की पेपर ला के दो एंड मैं यहाँ से गो अहेड करना चाहूँगी विदाउट एपोस्टाइल। तो मैंने उनसे कह दिया कि उन्होंने कहा कि ठीक है फाइन, गो अहेड, अब मुझे कोई इशू नहीं है मैम, लेकिन आप अपनी शो यू नाउ दिस इज़ द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इस पर कहीं पर भी एपोस्टाइल नहीं है, ये बस एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है एंड दैट्स इट। तो मैंने अपने रिस्क पर उन्हें कहा कि मैं गो अहेड करना चाहती हूँ, ठीक है। अब आप डॉक्यूमेंट्स लिख लो, ठीक है। अगर आप रेसिडेंट वीज़ा स्टैम्प करवाने जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह से, आपको आपके आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। आपको आपकी येलो स्लिप चाहिए, आपको गमका की रिपोर्ट ओरिजिनल चाहिए, आपके बच्चों का पोलियो सर्टिफिकेट विथ एपोस्टाइल चाहिए, ठीक है। अब मेरी जो दैट्स इट, इतनी ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पैसे पे मैं बाद में आती हूँ, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है, अच्छा
अब नेक्स्ट चीज़, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या हमें वीज़ा इशू करते वक्त कोई भी वीज़ा मुंबई मिशन देना चाहिए या दिल्ली मिशन। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा वीज़ा मुंबई मिशन मेंशन था उस पे। उन्होंने कहा मुझे कि ये है कोलकाता ताशीर, ठीक है। हम आपका, क्योंकि आपने लाउंज में अपॉइंटमेंट लिया है, हम आपका वीज़ा आई मीन एवरी डॉक्यूमेंट हम मुंबई मिशन सेंड कर देंगे, बट हम गारंटी नहीं लेंगे। उसमें अंडरटेकिंग में उन्होंने मुझे लिखा एंड साइन करवाया कि हम गारंटी नहीं लेंगे कि मुंबई मिशन में कितना टाइम लग सकता है। दैट मीन्स XYZ वॉट एवर टाइम लग सकता है, 1 मंथ, 15 डेज, 1 वीक, एनी टाइम कुछ भी लग सकता है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप दिल्ली मिशन में सबमिट करोगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि विद इन 15 डेज आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। दैट मीन्स पूरा गेम चेंज हो गया। जो चीज़ पहले दिल्ली मिशन के लिए थी कि स्टैम्प होगा कि नहीं होगा, दिस एंड दैट, नाउ दे आर क्लियरली सेइंग कि मुंबई मिशन। मैंने पूछा कि क्यों दिल्ली मिशन के साथ ये सारा कुछ था, तो उन्होंने कहा हज के बाद उन्होंने वर्किंग ही बंद कर दी थी एंड दिस एंड दैट, तो इसलिए दिल्ली मिशन का वो हाल था। लेकिन करंटली अगर आप मुंबई मिशन में दे रहे हो तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आप हमें आके क्लेम नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़। वो चीज़ पे भी मैंने साइन किया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं उसे मुंबई मिशन करवाती। तो बस मैं गो अहेड कर गई, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने उनसे पूछी कि वाई देयर इज़ अ वेरी मच मिसकंसेप्शन गोइंग ऑन कि यू पीपल फोर्स कि आप लॉन्च का अपॉइंटमेंट लो। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है मैम। अगर सपोज, एंड मुझे उनकी बात वैलिड लगी और शायद आपको भी ये बात सुन के वैलिड लगेगी। बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं नॉर्मल का, ठीक है। तो नॉर्मल का, एक्चुअली मैं नॉर्मल अपॉइंटमेंट में नहीं गई हूँ, सो आई डोंट हैव आइडिया अबाउट द रश, ठीक है। ऑलवेज आई हैव गॉन थ्रू लॉन्च अपॉइंटमेंट, प्रीमियम लॉन्च, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब आप नॉर्मल में अपॉइंटमेंट लेते हो, सपोज आपका टाइम स्लॉट होता है 11:45, 12, तो अगर आप अपने टाइम स्लॉट पे डिले करते हो या आपने कोई मिस्टेक किया है, स्पेलिंग मिस्टेक या जो भी किया है, सबसे पहले डिले पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपका 11:45 का स्लॉट है और आप अगर सपोज 12 बजे या 12:15 आ रहे हो, तो वहाँ पे तो किसी और का स्लॉट है ना, हम आपको वो स्लॉट नहीं दे सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये हो गई, विच इज़ वेरी करेक्ट। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर कोई मिस्टेक करता है लाइक नेम में या समथिंग एनीथिंग, तो हम उसे एडिट नहीं कर पाते। एडिट करने के लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये करना पड़ता है, लाउंज में बुकिंग करनी पड़ती है। तो उन्होंने ये चीज़ मुझसे कही। नाउ विच इज़ फेयर इनफ। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको इतना ज़्यादा इश्यूज़ है, आप लाउंज नहीं लेना चाहते हो, तो कोई इशू नहीं। आप एक हफ्ते के बाद, दैट मीन्स आफ्टर 1 वीक, जब आपका ये अपॉइंटमेंट डिसमिस हो जाएगा, तो आप न्यू अपॉइंटमेंट बुक करके नॉर्मल में आइए। एग्जैक्टली मुझे भी ये लगता था कि आपको इस मतलब ज़िंदगी में कौन फोर्स कर सकता है कुछ करने के लिए। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना इंटरनेट पे कि ताशीर वाले ये करते हैं वो करते हैं ना, तो मैं इस चीज़ पे कभी एग्री थी। एंड कल जाके मैंने देख भी लिया, आपको कोई किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता। उन्होंने मुझे आधा घंटा बैठ के समझाया कि मैम आपका अपोस्टाइल नहीं है, आप मस्त सबमिट करिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। हमारा ये मशवरा है कि आप अपोस्टाइल करवा लीजिए एंड देन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, दिस दैट। उन्होंने मुझे बैठ के आधा घंटा समझाया। मैंने बोला नहीं, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगी, तो उन्होंने मुझे रोक लिया, उन्होंने मुझे नहीं रोका। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि फोर्स 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 कर सकता है आपको कोई, रियली मैं इस चीज़ को ना मानती थी। एंड कल मैंने देख भी लिया। चले, ये चीज़ हो गई क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये आती है कि क्या कॉस्ट लगी। अगर आपके पास बच्चे 6 साल से कम के हैं, उनका बायोमेट्रिक भी नहीं होगा, और उनकी जो रिपोर्ट है पोलियो की वो एपोस्टाइल वो मांग रहे थे, लेकिन मैंने वो भी नहीं दी है। तो ये गलती आप लोग ना करिए, आप लोग एपोस्टाइल करवा लीजिएगा। चलें, क्लियर हो गई चीज़ें यहाँ तक। अब बात करते हैं क्या कॉस्ट लगा, ठीक है। तो रेसिडेंट वीज़ा में पर पर्सन उनका जो कॉस्ट आया है वो आया है 9,500 रुपये, ठीक है, पर पर्सन, जो कि विजिट वीज़ा से आई थिंक 50% कम है। उसका रीज़न ये है कि रेसिडेंट वीज़ा में इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन विजिट वीज़ा में इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, एंड दैट्स द रीज़न चार्जेस हाई होते हैं। अच्छा, मेरा शायद और कम आता क्योंकि मैंने प्रिंटिंग वहीं कराई, तो प्रिंटिंग के कॉस्ट वो ऐड करते हैं। क्लियर हो गया। रेसिडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स क्या लगे, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो अब बात करते हैं विजिट वीज़ा पे। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ कही जो कि मैंने उनसे सवाल किया कि क्यों, और मुझे फेयर इनफ भी नहीं लगी। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर आप मुंबई मिशन सबमिट कर रहे हो अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वीज़ा, इट इज़ रेसिडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा, तो आप मुंबई मिशन के ताशीर में जाइए। हम आपको लाउंज में मना नहीं कर रहे हैं कि हम कोलकाता से आपका भेजेंगे नहीं डॉक्यूमेंट, बट हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे क्या टाइम लगेगा। बट आप अगर दिल्ली मिशन दोगे तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि 15 डेज़ में आपका वीज़ा आ जाएगा। आप हमसे आके क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। अब जब मेरा वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा तभी मुझे पता चलेगा कि टाइम लगता है।
अब प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे पास मुंबई मिशन जाने के लिए या फिर वीज़ा चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। आई वॉज अबाउट टू फ्लाई बिफोर 1 मंथ, तो मेरी ऑलरेडी टिकट की हुई थी एमिरेट्स एयरलाइन की। तो मुझे ऑलरेडी वो टिकट को ड्यू टू सम एक्सीडेंट उस टिकट को कैंसिल करना पड़ा, जो कि मुझे बहुत हैवी अमाउंट पड़ा। अब मेरी अपकमिंग टिकट जो है वो 18-19 की हुई है ना। अगर मेरा वीज़ा नहीं आएगा तो अगेन आई नीड टू कैंसिल माई एमिरेट्स एयरलाइन। तो वो एक मेरे लिए डर बना हुआ है। यू ऑल्सो प्रे कि मेरा वीज़ा जल्दी स्टैम्प हो जाए, बट ये चीज़ देखने लायक होगी कि मुंबई मिशन में करेंटली क्या टाइम लग रहा है वीज़ा स्टैम्प करने के लिए। आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट वो इस तरह से ई नंबर शी यूज़ टू गिव, ठीक है। आप इस ई नंबर को मोफा में आपको ऑनलाइन गमका वाले को कॉल करके कहना है कि इसे आप मोफा से रजिस्टर कर दो। ये मोफा नंबर जो है उसे आपको ऑनलाइन अटैच करवाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक कि मोफा नंबर अटैच नहीं होगा आपका जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो अगर आप रेसिडेंट वीज़ा के लिए हो या वर्क वीज़ा के लिए हो, दोनों ही केसेस में आपको ई नंबर जो है ऑनलाइन रजिस्टर करवाना पड़ेगा गमका वाले को कह करके, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा में मेरे एक क्लाइंट हैं, वो दिल्ली मिशन से अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने वो अपनी वाइफ को यहीं रखे हुए थे सऊदी अरब में, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब वो अपने वाइफ को इंडिया ड्रॉप करके आए। उन्होंने मुंबई मिशन से अप्लाई किया और कहा कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया विद इन 6 to 7 डेज़, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता है कि मिशन से कोई इशू हुआ है। मुझे ये लगता है उनकी वाइफ क्योंकि सऊदी अरब में थी ऑलरेडी एक वीज़ा होल्ड करके, इसलिए वीज़ा उनका पहले वाला रिजेक्ट हुआ था। तो जो लोग विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं अपनी फैमिली का और उनकी फैमिली ऑलरेडी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में है कि तो इट्स बेटर ट्राई टू सेंड देम इंडिया एंड देन यू अप्लाई द वीज़ा। पहली चीज़ हो गई। उन्होंने कहा कि विजिट वीज़ा करेंटली जो इशू हो रहा है वो 1 मंथ का इशू हो रहा है, वैलिडिटी 1 मंथ टू इंटर सऊदी अरेबिया। जब आप इंटर कर जाओ तो 60 डेज़ या 90 डेज़ का जो बेसिकली 60 डेज़ अब वो दे रहे हैं वो एम्बेसी डिसाइड कर रही है, और आने वाले टाइम में माइट भी पॉसिबल कि 1 मंथ का ही वीज़ा इशू होगा विजिट वीज़ा, ठीक है। अब विजिट वीज़ा में जो कॉस्ट लगती है वो पर पर्सन 20,000 बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस, ये मैंने क्लियर कर दिया। रेसिडेंट लेट्स टॉक ऑन कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि अगर आप करंटली वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली मिशन से वीज़ा बहुत डिले हो रहा है। ताशीर वाले क्लियर ये कह रहे हैं कि विद इन 15 डेज़ आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा, ये एश्योरिटी हम दे रहे हैं आपको। तो अगर आप दिल्ली मिशन आपके लिए नज़दीक है और दिल्ली मिशन मीन्स ताशीर दिल्ली मिशन की नियर बाई है, सपोज जैसे मैं कोलकाता जाना मेरे लिए बेटर था तो हम दिल्ली मिशन पुट कर सकते थे, तो इट्स बेटर कि आप दिल्ली मिशन पुट करो। जिनकी फैमिली किंगडम में है वो किंगडम से अपनी फैमिली को एग्जिट कराइए, देन आप वीज़ा अप्लाई करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट सारे लेकर के जाइए, जो गलती मैंने की वो आप ना रिपीट करें। सारी सर्टिफिकेट्स जो भी हैं, जो भी गमका की रिसिट है उसकी फ़िज़िकल कॉपी लेकर के जाइए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। लेट्स सी, देखने वाली चीज़ ये होगी कि वीज़ा कितने दिन में स्टैम्प हो रहा है, जिसकी अपडेट मैं आपको आकर के डेफिनेटली दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस और आपका कोई सवाल होगा तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन कमेंट में उन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे जिसका जवाब मैंने इस वीडियो में नहीं दिया हो। आप अगर रिपीटेटेड क्वेश्चन पूछिएगा मुझसे तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगी कमेंट में। आप वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत से जो मिसकंसेप्शन थे वो क्लियर हो गए। अच्छा, विजिट वीज़ा की डॉक्यूमेंट लिस्ट मैं फिर से बता देती हूँ। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैरिज सर्टिफिकेट, स्टैम्प होनी चाहिए सऊदी एम्बेसी से। अगर आप दोनों मीन्स हस्बैंड या वाइफ दोनों के किसी एक में भी एक दूसरे का नाम नहीं है, तो अगर नाम है तो फिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपको स्टैम्प की हुई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। क्लियर। बच्चों के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट विजिट वीज़ा में, वो भी आपको एम्बेसी से अटेस्ट करवानी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं रेसिडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनके हस्बैंड यहीं रहते हैं, तो इन दैट कंडीशन एग्जिट रीएंट्री मैटर करती है। अगर आपकी एग्जिट रीएंट्री नहीं होगी तो वो एग्जिट रीएंट्री आपको अपने हस्बैंड की शो करनी होगी, तभी वो वीज़ा फर्दर प्रोसेस करते हैं। क्योंकि अगर एग्जिट रीएंट्री नहीं रहेगी और आपके हस्बैंड सऊदी अरब में भी नहीं है तो कैसे वीज़ा स्टैम्प होगा। तो ये जेन्युइन आंसर था। एक जो बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या स्टैंपिंग के टाइम बंदे को, जो भी स्पॉन्सर है, उसे सऊदी अरब में होना मैंडेटरी है। येस, इट इज़ मैंडेटरी, और अगर वो नहीं है तो कैरी एग्जिट री एंट्री पेपर। दैट्स इट फॉर टुडेज। अगर और आपका कोई सवाल होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इफ यू लुकिंग फॉर होटल बुकिंग एट बेस्ट रेट और ट्रांसपोर्टेशन और उम्रा वीज़ा, जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल नाउ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।